नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज पहले चरण का नामांकन खत्म हो जाएगा और दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होनी है। उससे पहले न्यूज 18 आपको महापोल दिखाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण आज शाम 7 बजे से आपको बता दें आज क्या जनता सोचती है, क्या उसके मुद्दे रहे। सवाल यह है क्या वो सोच के वोट करने जाएगी, किन प्रत्याशियों की किस्मत चमकेगी, क्योंकि अब नामांकन की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई है और उसके बाद से हर कोई प्रचार प्रसार अपने हिसाब से कर रहा है। तो आज शाम 7 बजे से आप न्यूज 18 की टेलीविजन स्क्रीन से अपने आप को दूर मत कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक का फैसला क्या होने वाला है, क्या मूड है, वो आप समझ जाएंगे। और अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट अगर हम बात करें, एक दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताजा सर्वे किया। नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया गया और पीएम मोदी इस लिस्ट में भी शीर्ष स्थान पर फिर से काबिज हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में टॉप पर है। इसमें मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की बात करें 71% है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप जब सुपर लीडर्स की जब हम बात करते हैं, सुपर कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, सुपर पावर कंट्रीज की, उनके जो लीडर्स हैं, आप जो बाइडेन ले लीजिए, रशिया के अगर हम प्रेसिडेंट का जिक्र करें, चाइना के प्रेसिडेंट का जिक्र करें, सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता। तो पीएम मोदी नंबर 1 वर्ल्ड लीडर, जो हम आपको बता रहे हैं ताजा सर्वे। जो जानकारी आई 71% के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मैक्सिको राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर 66% अगर हम बात करें, और तीसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो इटली के प्रधानमंत्री का हम जिक्र करेंगे। और आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री इनके अगर आप परसेंटेज देखें तो प्रधानमंत्री 71% के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो बाइडेन काफी चर्चा में रहे, जस्टिन ट्रूडो की बात करें, यंग एक लीडर माने जाते हैं, वो भी पीछे रह जाते हैं। पेड्रो सांचेज की बात करें, प्रधानमंत्री स्पेन, मून जे इन राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया 38%। ज़ैर बोल्सोनारो राष्ट्रपति ब्राजील की बात करें, वो भी पीछे रह जाते हैं। इमैनुअल मैक्रोन का जिक्र करें, काफी फेमस माने जाते हैं, लोकप्रियता मानी जाती है। बोरिस जॉनसन का जिक्र करें, सभी पीछे रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% के साथ नंबर 1 पर हैं। जो जानकारी हमारे पास आई है वो हम आपको साझा करें सर्वे के बाद। ओलफ स्कॉल्स चांसलर जर्मनी, जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका 43%, जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं, कनाडा प्रधानमंत्री 43%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वोट परसेंट यानी जो शेयर अगर हम बात करें फीसदी लोकप्रियता की, वो कितनी महत्वपूर्ण रही, आप समझ सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, अपने शबाब पर है, हर कोई इलेक्शन मोड पर आ चुका है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड के साथ 5 राज्यों में चुनाव है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि आज यूपी में पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। आज कई नेता यूपी में मतदान करते यानी कि एक तरह से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन की अधिसूचना इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए भी नामांकन के लिए अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। उत्तराखंड में भी ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिन पार्टियों ने अब तक मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारे, वो पार्टियां भी जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उत्तराखंड की बात करें तो शाम को कांग्रेस की जो तस्वीर है वो जरूर साफ हो जाएगी, ये चर्चा है। प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने नामांकन स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो कर दिए हैं। दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे चरण की अगर हम नामांकन की बात करें, आज रुहेलखंड और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग है। लेकिन हाँ, उम्मीदवार कौन कौन से हैं हम ये भी आपको दिखा रहे हैं, और शबाब पर चुनाव है वो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। तो सवाल का जवाब जो है ये देखिए, कैराना सीट से कौन करेगा नामांकन? एसपी उम्मीदवार इकरा हसन, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कितना दिलचस्प ये चुनाव हो चुका है वो आप समझ सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार मृगांका, कैराना सीट हमेशा से बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, सुपर हॉट सीट कहा जाता है। वैसे वेस्टर्न यूपी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी बहुत स्ट्रांग रही,
इस पिछले विधानसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ा, उसका सीटें बढ़ी, लेकिन इस बार क्योंकि ये एक नाम आपको हम दिखा रहे हैं, राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी। राजीव त्यागी एक डिबेट के दौरान आपने देखा कि उनका निधन हुआ था, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस क्योंकि महिलाओं को टिकट दे रही है, तो ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ा फैसला है। प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दूसरे चरण में रुहेलखंड और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो कहां-कहां से कौन मैदान में था वो भी हमने आपको जानकारी दी। जारी होने के साथ ही रुहेलखंड और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार 22 और 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने की वजह से इन 3 दिन में नामांकन नहीं होगा। लिहाजा दूसरे चरण के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 5 दिन का समय मिलेगा। तो वहीं प्रत्याशी अपना नाम 30 जनवरी तक वापस ले सकते हैं, जबकि 31 जनवरी को निर्वाचन अधिकारी तमाम पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करेंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन ने नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तो महत्वपूर्ण दिन है, हर दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और चैलेंजिंग भी। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव मैदान में है। जैसे ही लिस्टें सामने आ रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी से सियासी रण में अखिलेश जो हैं वो आ चुके हैं। देखिए, मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, जो हमने आपको जानकारी दी। कल नाम सामने आया, पहले चर्चा थी कि भाई अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे वो भी क्लियर हो गया है। इस सीट की जब हम बात करते हैं, मैनपुरी तो खैर अपना गढ़ ही है, वहां पर यादव वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी मानी जाती है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कई कारण होते हैं। अखिलेश सीएम योगी से पहले लड़ेंगे चुनाव, यानी कि पहले वोटिंग है। जब आप गोरखपुर की बात करते हैं, उनका फेज बाद में आएगा, पहले यहाँ का फेज है, तो उस हिसाब से। अब बड़ी मजेदार चीज ये है कि क्योंकि प्रचार प्रसार का जिम्मा भी अखिलेश यादव पार्टी का मुख्य चेहरा है, तो कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि सेफ सीट चुनी है इन्होंने, ताकि कम से कम वक्त देना पड़े और बाकी जगहों पर वक्त दिया जा सके। वैसे ये भी माना जा रहा है कि शायद नाराजगी प्रदेश की बाकी जगहों पर है, तो इसलिए सेफ सीट चुन ली है, यानी कि टास्क बहुत टफ था। तो अखिलेश मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे, ये जो है जानकारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और संकेत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संकेत, हर दिन एक तरह से हम देखें बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो बड़ी हलचलें रहने वाली, क्योंकि दूसरे फेज का नामांकन भी शुरू हो जाएगा, क्या चर्चाएं हैं जमीन पर? चरण का नामांकन प्रक्रिया है, उसका अंतिम दिन है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज नामांकन का अंतिम दिन है। वहीं 24 जनवरी को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी, जो नामांकन पत्र पहले चरण के लिए दाखिल किए जाएंगे। जिनके नामांकन पत्रों में त्रुटियां रहेंगी वो खारिज किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 27 जनवरी को नामांकन पत्र पहले चरण की वापसी का भी दिन है, अंतिम दिन तय किया गया है। और दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आज का दिन काफ़ी अहम है, आज अंतिम दिन है पहले चरण का। और इसमें अगर हम बात करें, जो पश्चिम यूपी के 58 जिले 11 जिले 58 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे कैराना से मृगांका सिंह हो, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह हो, ये इस पहले चरण के चुनाव में इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, किस्मत दांव पे लगी है, चैलेंजिंग भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जानकारी जो है हमारे सहयोगी ने दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं और जिस तरह से सीट्स और कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमनाथ में सर्किट हाउस के निर्माण को लेकर जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया जाएगा। ये मंदिर के पास है और बहुत सारे श्रद्धालुओं को इससे फायदा होगा। तकरीबन 30 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। इस सर्किट हाउस को लग्जरी सर्किट हाउस है, जिसमें आधुनिक जो है सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वीआईपी और डिलक्स कमरे हैं यहाँ पर, सम्मेलन कक्ष और सभागृह भी है। पीएम मोदी ने बताया कि सबसे खास बात यह है कि सर्किट हाउस के कमरों से समंदर को आप देख सकते हैं।
तो पीएम मोदी ने इस बारे में जो है जानकारी दे दी थी और उन्होंने ट्वीट किया था बाकायदा इसके बारे में, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने जानकारी दी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये 21 जनवरी सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया जाएगा, उन्होंने जानकारी दी थी इस बारे में। ये मंदिर के पास है और बहुत सारे श्रद्धालुओं को इससे फायदा होगा, ये उन्होंने बताया। 21 जनवरी को सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया जाएगा, ये उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी और ये मंदिर के पास है, बहुत सारे श्रद्धालुओं को इससे फायदा होगा, इसके बारे में जो हम आपको बता रहे हैं। नया सर्किट हाउस, लागत इसकी 30 करोड़ रुपए आई हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की भव्यता जो है इसे दी गई होगी। ये आपको हम दिखा रहे हैं सर्किट हाउस। आप समुद्र का नज़ारा जो है वो ले सकते हैं, सोमनाथ मंदिर के पास है। सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने आपको दिलचस्प जानकारी दी थी। अपने आप में जब ज्योतिर्लिंगों का जिक्र करते हैं तो उसमें से एक सोमनाथ भी, तमाम आक्रांताओं ने इस पर आकर हमला किया लेकिन इसकी भव्यता को वो छेड़छाड़ नहीं पाए। वक्त के साथ बहुत तब्दीलियां हुई और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सम्मेलन कक्ष और सभागृह इस सर्किट हाउस में रहेंगे। जिस लग्जरी की हम बात कर रहे हैं, डिलक्स कमरों का जिक्र कर रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, वो इस सर्किट हाउस में आपको देखने को मिलेंगे। 30 करोड़ इसकी लागत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कमरों के अंदर से समंदर को देख सकते हैं और जो लोग कुछ लोग होते हैं बहुत नेचर फ्रेंडली होते हैं, कुछ को पहाड़ बहुत पसंद आते हैं, कुछ को नदियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो उस लिहाज से एक खूबसूरत व्यू जो है आपको जरूर मिलेगा। तो इस सर्किट हाउस की जो स्पेशलिटी है वो हम आपको बता रहे थे और साथ ही साथ आप मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास डबल एक हमें कहीं कि तोहफा हो सकता है। हिंदू महिला की संपत्ति में उत्तराधिकार मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पिता की संपत्ति पर बेटी का भी पूरा अधिकार है। बिना वसीयत मरने वाले पिता की संपत्ति में अधिकार, बेटी संपत्ति विरासत में पाने की अधिकारी है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा साल दर साल इस पर बहस होती रही, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। बेटी संपत्ति पाने की अधिकारी है, पिता की संपत्ति में बराबरी का हक है। ये जो है एक बड़ी खबर, बिना वसीयत मरने वाले पिता से जुड़ा मामला। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो वसीयतनामा नहीं जो है तैयार कर पाते हैं, उस सूरत में भी बेटी अपने लिए बात कर सकती है। अपना उसको एक अधिकार मिलता है कि वो अपने हक की बात कर सकती है। तो बेटी का भी हिस्सा, ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो कोर्ट ने वसीयत के बगैर मरने वाले संतानहीन हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार पर फैसला सुनाते हुए कहा, बिना वसीयत के जो है मरने वाले जो हैं उनकी बेटी को भी बराबर का हक है। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। ताजनगरी आगरा में 20 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर शाम को बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 10 बजे आगरा पहुंचेंगे और आगरा के कलेक्ट्रेट चौराहा पर प्रसिद्ध राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद आगरा में पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर 3 बजे वो बरेली पहुंचेंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। बरेली में रात्रि विश्राम कर सकते हैं, ये भी जानकारी आ रही है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कार्यक्रम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आगरा बरेली ये जो दौरा है, और हम ये आपको बता दें ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण है। तो पश्चिम से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे उस लिहाज से भी, और 10 बजे वो आगरा पहुंच जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। उसके बाद राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो वहां से फतेहाबाद रोड पर मौजूद जो है निवास स्थान जो उनका बनाया गया वहां पहुंचकर, और फिर उसके बाद जो है पूरी तैयारियां पदाधिकारियों के साथ जो है मीटिंग। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। बरेली से हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगरा से हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं आपसे शुरुआत करती हूं, क्योंकि इस बार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं हर पहलू पर। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, पदाधिकारियों से उनकी मीटिंग होने वाली है। ये पूरा कार्यक्रम आगरा का क्या है, उनका जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पे आ जाएंगे और उसके बाद पहले जो कार्यक्रम बना था दिल्ली से, उसमें राउली मंदिर जाना था, लेकिन उसमें तब्दीली की गई और अब राजराजेश्वर मंदिर जाना है उनको। तो आने के बाद राजराजेश्वर मंदिर जाएंगे और उसके बाद ये जो होटल है, होटल रमाडा, उसका ये हाल आप देख सकती हैं, यहीं पर बैठक होगी।
तो जो बैठक होगी उसमें 10:50 पर यहाँ बैठक शुरुआत बैठक की, और आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, फिरोजाबाद की 20 विधानसभाओं की बैठक होगी, यानी इनके पदाधिकारी शामिल होंगे। जो पहले सत्र की बैठक होगी, दूसरे सत्र की बैठक 11:50 पर होगी। उसमें अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी की 20 विधानसभाएं शामिल हैं, विधानसभाएं, और उनके पदाधिकारी शामिल होंगे। जो आप तैयारियां देख सकती हैं, मंच बना दिया गया है यहाँ, और बहुत लिमिटेड पोस्टर बैनर शहर में कहीं नहीं नजर आए हैं कि जेपी नड्डा आ रहे हैं। चुनाव आयोग की जो आचार संहिता उसका पालन करने की पूरी कोशिश की गई है। और इस बैठक के जो कार्यक्रम संयोजक उनसे भी हम जान लेते हैं वो कि आखिर क्या क्या कार्यक्रम, आप बताइएगा क्या क्या कार्यक्रम है। यहाँ पर 2 सत्र में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 2 सत्र में बैठक हैं 20-20 विधानसभाओं की। पहले सत्र में 10:50 पर आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के जो भी विधानसभाएं 20 उनकी बैठक होगी, और 11:50 पे मथुरा, फिर आगरा, अलीगढ़, हाथरस। ये बता रहे थे जीनत कि 2 सत्र में बैठक होगी, और ये कार्यक्रम स्थल है, कम से कम लोग आएंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। प्रत्याशियों को भी नहीं बुलाया गया, वो मिलने के लिए आना चाहे तो आ सकते हैं बाद में। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन की बैठक दरअसल जो होती है वो स्ट्रैटेजी तय करती है। हमारे साथ बरेली से हरीश जुड़े हुए हैं। हरीश, बरेली में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की जमीन पर स्थिति क्या है, दरअसल जानना तो यही है। जी बिल्कुल जीनत, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने खुद को जो है बिल्कुल चुनावी मोड में जोड़ दिया है। हालांकि बरेली में अभी तक बीजेपी के अलावा किसी बड़े नेता का दौरा यहाँ पर नहीं हुआ है। दरअसल हरीश जहां पर है वहां पर थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रही थी, हम बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा।